हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्कोरिंग आइडिया और मैं हूं आपका टीचर सौरभ। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स का गवर्नमेंट बजट वाला जो चैप्टर है उसको मैंने एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो वो अगर मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें सारी चीज़ें कवर अप नहीं हो पाएंगी, तो मैं इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बनाऊंगा। तो फर्स्ट वाले पार्ट में जो आज हम बनाने अभी इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा और इसमें हम लोग बेसिकली बजट के डिफरेंट कंपोनेंट्स वगैरह है वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट आएगा बच्चों, उसमें हम लोग जो डेफिसिट्स और उसके जो मैकेनिज्म्स वगैरह हैं वो वाला पार्ट हम उसमें सेकंड वीडियो में करेंगे। तो उससे आपको पूरे एक डिटेल में आपको सारे कॉन्सेप्ट जो होंगे वो समझ में आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं हमारा गवर्नमेंट बजट। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखिए जो गवर्नमेंट बजट इसमें सबसे पहले आपको मेन चीज़ समझने की चीज़ जो होती है वो होता है टर्म बजट। बजट जो है बहुत एक कॉमन टर्म है जो हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं। इवन फॉर हमारे जो हाउस होल्ड इकोनॉमी होती है हम उसके लिए भी बजट का यूज़ करते हैं। जैसे आप कोई भी कमोडिटी परचेज करने जाते हो या सर्विस परचेज करने जाते हो तो आगे से आपसे पूछा जाता है कि सर आपका बजट कितना है या मैम आपका बजट कितना है। या हम लोग अपने तरफ से भी अगर कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं तो हम अपने दिमाग में एक एक फिगर लेके चलते हैं, एक रेंज लेके चलते हैं कि एक पर्टिकुलर चीज़ है उसमें हमको इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना है, इससे इसके अंडर में ही हमें वो अपना काम करना है। चाहे वो गुड्स ले रहे हों, चाहे वो हम कोई कमोडिटी परचेज कर रहे हों, चाहे वो हम कोई सर्विस अवेल कर रहे हों, तो हम लोग अपना एक रेंज फिक्स करके जाते हैं कि हम इस रेंज के अंदर में ही कोई कमोडिटी खरीदेंगे। अब जैसे मुझे कोई गाड़ी खरीदनी है तो गाड़ी में मैं अपना बजट लेके चलूंगा कि हाँ मुझे एक छोटी गाड़ी चाहिए, फैमिली कार चाहिए, तो मैं 7 लाख मतलब 5 लाख से 7 लाख के बीच का कोई रेंज होगा, मैं उस रेंज में ही गाड़ी खरीदूंगा। किसी का बजट अगर ज़्यादा है तो वो सोच के चलता है कि हाँ भाई अप टू 10 लाख में कोई भी अच्छी गाड़ी जो होगी आ जाएगी मेरे रेंज में, वो मैं खरीद लूंगा। तो ये जो हम लोग जो रेंज फिक्स करते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं बजट। हमारी फैमिली में जो इकोनॉमी होती है उसमें भी बजटिंग करते हैं हम लोग। बिकॉज आपको मैं हर वीडियो में ये बोलता हूं कि जो इकोनॉमिक्स है वो एजम्पशंस के ऊपर चलता है। तो एजम्पशंस में हम लोग सबसे मेन एजम्पशन क्या लेते हैं कि कंज्यूमर का जो इनकम होता है बच्चों वो फिक्स्ड होता है। हम लोग वो कांस्टेंट मान के चलते हैं ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो उस केस में क्या होता है, हमारे पास लिमिटेशंस हैं, रिसोर्सेज हैं। फाइनेंस जो होता है वो भी हमारा एक रिसोर्स होता है, हमारी इनकम जो होती है वो भी हमारा एक रिसोर्स है। उसी रिसोर्स को हम डिफरेंट जो कंजम्पशंस जो एक्सपेंडिचर्स हैं हम वहां खर्च करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस और कमोडिटीज जो होते हैं वो परचेज करते हैं। तो इसके लिए भी हम लोग बजट बनाते हैं। जैसे कि आपको अपने बच्चे का एडमिशन कराना है कहीं तो उसका हम एक बजट लेके चलते हैं कि पर मंथ फीस इतनी होनी चाहिए मैक्सिमम। उसके बाद अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करना है तो वहां पर हम एक बजट बना के चलते हैं। हमारा जो डेली जो यूटिलिटीज होती हैं, डेली कंजम्पशंस होते हैं, उसका हम एक अलग बजट लेके चलते हैं। हेल्थ में जो होता है हेल्थ में भी हम एक अलग बजट लेके चलते हैं कि हाँ भाई पर मंथ हम इतना खर्च कर सकते हैं, तो चलो ये वाला प्लान खरीद लिया हमने, मेडिकल इंश्योरेंस जो है। तो ऐसे ही हम हर चीज़ का आपके घर में कोई सेरेमनी होती है या कोई भी चीज़ आप ओकेजन होता है, इवेंट होता है, वहां पर भी हम एक बजट लेके चलते हैं। हाउस खरीदने जाते हैं तब हम एक बजट लेके चलते हैं, गाड़ी खरीदने जाते हैं तब हम एक बजट लेके चलते हैं। तो ये हमारी फैमिली इकोनॉमी में जैसे चलता है एग्जैक्टली ये चीज मैक्रो लेवल में भी होता है। फैमिली इकोनॉमी मतलब हो गया हमारा माइक्रो लेवल, जहां पर हम इंडिविजुअल इकोनॉमी और फर्म्स की इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। और जब हम इसी को मैक्रो लेवल में जब हम स्टडी करते हैं तो वही हमारा गवर्नमेंट बजट बन जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट बजट का बच्चों कॉन्सेप्ट क्या है कि एक साइड से उनको रेवेन्यू मिल रहा होता है और दूसरे साइड से वही रेवेन्यू जो होता है वो फर्दर डेवलपमेंट के लिए खर्च करना पड़ता है गवर्नमेंट को। यही मैकेनिज्म है, ठीक है। तो उसी में और डिटेल में जब जाते हैं तो हम लोग टाइप्स ऑफ इनकम और वो सारी चीजें पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट के पास एग्जैक्टली रेवेन्यू आता किस किस फॉर्म में है। तो वो सब हम अभी आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये एक जनरल सा डेफिनेशन जो होता है बजट का वो हम समझते हैं। ये कॉमर्स वाले बच्चे बहुत आसानी से समझ पाएंगे क्योंकि उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस टाइप के टर्म्स जो होते हैं वो यूज टू होते हैं इन चीजों से। तो बजट इज अ financial statement showing the expected receipt and expenditure of the government for the coming fiscal and financial year। अब यहां देखिए क्या क्या टर्म्स इंपॉर्टेंट है। पहला तो है कि ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जो हम अकाउंट्स बनाते हैं। अकाउंट्स में हम क्या बनाते हैं, अगर आप एक सेलर हो तो आप अपना अकाउंट बनाते हो। कैसा बनाओगे, आपने कितने का सामान लाया वो आपका एक्सपेंडिचर हुआ और फिर आपने वो सामान को बेचा तो आपके पास रेवेन्यू कितना आया वो आपकी इनकम हो गई।
उसमें से प्रॉफिट काट के। तो ये बेसिकली एक तरफ से आपका इनफ्लो ऑफ मनी होता है और दूसरी रेवेन्यू, और दूसरी तरफ से आउटफ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर। ये जो मैकेनिज्म है यही चलता रहता है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि हम लोग प्रॉपर ट्रांजैक्शंस के साथ रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा है टर्म यहां पर बच्चों रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब हो गया रेवेन्यू, जो इनफ्लो ऑफ मनी है, और एक्सपेंडिचर हो गया बच्चों हमारा आउटफ्लो। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट का बेसिकली किससे रिलेटेड है? ये गवर्नमेंट का, बिकॉज ये हम नेशनल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो एक साल में, अब यहां देखिए एक फिस्कल ईयर टर्म दिया हुआ है, फिस्कल या फाइनेंशियल ईयर। फिस्कल और फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है, आप जानते ही होंगे ये पहले से, ये आपका किसी भी ईयर का 1 अप्रैल से, ठीक है, 1 अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को पूरा होता है। ठीक है, आप जितने भी देखेंगे जो इनकम टैक्स के रिटर्न्स भरे जाते हैं वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का पूरा बैलेंस शीट निकाला जाता है, और उसके ऊपर में आपको उस पर्टिकुलर ईयर का आपको इनकम टैक्स भरना होता है। जितने भी टाइप के टैक्सेस का कलेक्शन होता है, या जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं बैंक्स में, देखिए तो आपका बैंक्स में भी क्लोजिंग होता है वो 31 मार्च को होता है। तो अकाउंट्स को क्लोज करने का जो मेन फाइनेंशियल ईयर लिया जाता है वो हमेशा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको हम रिकॉर्ड करके और उससे फाइनलाइज करते हैं उसको बैलेंस शीट में, और उसी के ऊपर हमारा टैक्स जो होता है वो डिपेंड करता है। तो अब ये तो आप समझ गए कि बेसिकली हमारा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बजट, जिसमें हम रिसिप्ट्स और पेमेंट्स, या जिसको हम रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं, इनफ्लो एंड आउटफ्लो बोल सकते हैं, ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। अब यहां देखिए कमिंग फाइनेंशियल ईयर हम कैसे पता, हम आगे क्या होगा वो हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? तो इसका सीधा सीधा मैकेनिज्म ये है कि आपका जो लास्ट ईयर, यानी अगर हम इस ईयर का वो देखें, फाइनेंशियल ईयर को देखें, तो अभी फाइनेंशियल ईयर मान लीजिए चल रहा है 2020-21। तो हम जब हम 21 के स्टार्टिंग में थे, यानी 1 अप्रैल 21 में जब थे, तो जो हम बजट बना के पार्लियामेंट में हम लेके आते हैं वो हमारा लास्ट ईयर का होता है, यानी 2021 के ऊपर बेस्ड होता है। क्यों? क्योंकि आपको आगे की इनकम के बारे में भी पता नहीं है, और आपको आगे क्या एक्सपेंडिचर होने वाले हैं इसके बारे में भी पता नहीं है। तो वो प्रिडिक्शन हम किस बेसिस पे कर सकते हैं? जो हमारे लास्ट ईयर के एक्सपेंडिचर थे और लास्ट ईयर के हमारा इनकम था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप हाउस होल्ड इकोनॉमी में भी देखो, तो आप नेक्स्ट लाइक अभी अगर आप स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में हो, तो आप अभी से 8-10-9 महीने के बाद का खर्च या एक्सपेंडिचर और आपकी सैलरी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी आप कैसे गेस कर सकते हो? तो जो भी आप डिसीजन लोगे वो किसके बेसिस पे लोगे? कि आपका जो लास्ट ईयर से कंटिन्यू हो रहा है, तो एटलीस्ट उतनी सैलरी तो आपके पास आएगी ही आएगी, में भी ये बढ़ जाए, ठीक है, या आपके पास कुछ और ऑप्शंस आ जाएं, अपॉर्चुनिटीज आ जाएं इनकम के लिए, तो ये हम उसके बेसिस पे कर सकते हैं। या फिर आपके जो जनरल खर्च हैं वो आप जोड़ के चलते हो कि लगभग यही होगा, एक नॉर्मल इन्फ्लेशन होगा 3-4-5% का, तो उसके हिसाब से मेरा पूरा हो जाएगा। देन यू कैन मेक ए बजट। आप एक बजट बना सकते हो कि अगले साल हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म होता है बच्चों बजट का। तो अब सबसे पहले देखिए इसमें हम लोग देखते हैं इसके कि बजट बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। व्हाई लाइक अ कंट्री और एन इकोनॉमी नीड्स टू प्रिपेयर अ बजट, क्यों बनाते हैं हम लोग? तो उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या एम है हमारी? तो उसमें सबसे पहला जो आता है बच्चों वो आता है आपका एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे हम लोग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बोलते हैं या रीएलोकेशन ऑफ। यहां पर रीएलोकेशन का मतलब क्या है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमने जिन रिसोर्सेज को पॉइंट आउट किया हुआ है कि हमको इसके ऊपर में स्पेंड करना है और इनको डेवलप करना है, तो उसमें जो हमारे फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं वो उनको हमको रीअलोकेट करना पड़ता है, यानी उसको हमको फिर से चैनलाइज करना पड़ता है डिफरेंट मीन्स ऑफ एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इसमें आते हैं 3 टाइप के रिसोर्सेज। पहला जो होता है वो बच्चों होता है फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल में जो हम जिनको मिनरल्स, रॉ मटेरियल्स एंड सो ऑन, जो भी चीजें होती हैं, जो इनपुट्स होते हैं हमारे। दूसरे आते हैं बच्चों फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। और तीसरा जो आता है वो आता है बच्चों ह्यूमन रिसोर्स। ये तीनों टाइप के रिसोर्सेज को हम बजट में कंसीडर करते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट ईयर के काम करने के लिए कितना फिजिकल रिसोर्स है,
या हमें कितना और चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपको पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए तो आप नए लाइक माइंस वाइंस का की खुदाई शुरू हो जाती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, उसको सर्च करना, इसके ऊपर रिसर्च टीम बैठ जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं फिजिकल रिसोर्सेज को लेके। फाइनेंशियल रिसोर्सेज की हम बात ऑलरेडी कर रहे हैं, जो हमारा रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो बता देता है कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं और आपको कहाँ कहाँ चैनलाइज करना चाहिए। और थर्ड होता है बच्चों ह्यूमन रिसोर्स, जिसको हम नॉर्मली मैन पावर बोलते हैं या वर्कफोर्स बोलते हैं। तो इसी वजह से देखिएगा जब भी आगे बजट को प्लान किया जाता है तो वहां पर न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट की जाती है। क्यों? वही है रीएलोकेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कि हमको पर्टिकुलर सेक्टर्स में कहां कहां पे जॉब्स को अपॉर्चुनिटीज को जॉब्स को आपको डेवलप करना है। उसके लिए कितना मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, कितने लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, कितने डॉक्टर्स अभी नेक्स्ट ईयर हमारे बढ़ाने पड़ेंगे, कितने इंजीनियर्स बढ़ाने पड़ेंगे, कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और चाहिए, तो ऐसे कितने साइंटिस्ट चाहिए। तो ऐसे करके हम लोग प्लान करते हैं। तो ये तीनों टाइप का जो आपका जो बजट होता है उसमें ये तीनों रिसोर्सेज का हम रीएलोकेशन करते हैं, यानी उनको हमको फिर से जो एग्जिस्टिंग है और उसको हमको चैनलाइज करना होता है डिफरेंट सेक्टर्स में। जिसमें ज्यादा प्रायोरिटी है उसमें हम ज्यादा रिसोर्सेज खर्च करेंगे, जिसमें कम प्रायोरिटी है वहां पर हम कम करेंगे। इसलिए ये बजट जो होता है वो हमेशा बढ़ाया या घटाया जाता रहता है अलग अलग सेक्टर्स के लिए। फिर नेक्स्ट है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब यहां देखिए ये थोड़ा सा सेम लग रहा है। इनकम एंड वेल्थ का मतलब ये होता है बच्चों कि गवर्नमेंट जो टैक्सेस कलेक्ट करती है, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, वो टैक्स जो होता है गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू का लाइक मेथड होता है, किस टाइप से वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो टैक्सेस लेके कर रही है। अब वो टैक्स आया गवर्नमेंट के पास, अब वो वापस जो है पब्लिक को किस फॉर्म में मिलता है, ठीक है, ये देखना होता है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या हुआ? इनकम आया वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पब्लिक में। अब उसका सिस्टम अगर आप देखिए तो सीधा सीधा आपको समझ में आएगा कि जो गवर्नमेंट होती है वो वेल टू डू लोग जो हैं, हमारे वेल टू डू जो टैक्स पेयर्स आप जिनको बोलते हो, टैक्स पेयर्स से पैसा लेती है गवर्नमेंट टैक्सेस के फॉर्म में। डिफरेंट टाइप के टैक्सेस, गाड़ी खरीदा टैक्स दो, रोड टैक्स दो, आपने हाउस टैक्स देना है, घर बना रखा है आपने हाउस टैक्स देना पड़ेगा, जमीन खरीदी है उसका आपको लैंड के ऊपर में टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा, आप इनकम जनरेट कर रहे हो आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, आप गुड्स एंड सर्विसेज अवेल कर रहे हो उसके ऊपर में आपको जीएसटी जो लगा दिया गया है वो जीएसटी देना पड़ेगा, या उससे पहले आप जो एक्साइज ड्यूटी एंड और डिफरेंट सेल्स टैक्स और वो सारी चीज़ें आप इनडायरेक्ट टैक्सेस देते थे वो देते थे। आप इनकम कर रहे हो तो इनकम टैक्स दो, आप कंपनी रन कर रहे हो तो कॉर्पोरेट टैक्स दो। तो इतने सारे टैक्सेस जो हमारे हैं, और भी है, एनवायरनमेंट के ऊपर में टैक्स है, डिफरेंट टाइप के सेस लगाया जाता है। तो ये सब टैक्सेस, अब इससे गवर्नमेंट जो होता है वो एक बार में पैसा कलेक्ट कर लेती है। अब कलेक्ट करने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट शुरू हो जाता है गवर्नमेंट का, क्योंकि बहुत सारे परसेंटेज के लोग अगर आप देखें तो वेल टू डू लोग जो हैं वो तो अपना अर्न कर रहे हैं, स्टैंड हैं और टैक्स दे रहे हैं, उनका काम खत्म हो गया। अब जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इवन बेसिक नीड्स अफोर्ड नहीं कर सकते, बेसिक हेल्थ का जो फैसिलिटी होता है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वहां पर गवर्नमेंट को वही रिसोर्सेज को गवर्नमेंट को वहां खर्च करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसके थ्रू गवर्नमेंट जो होती है वो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग हैं उनको राशन प्रोवाइड करती है। उसके बाद आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत नॉमिनल चार्जेस या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन और डिफरेंट टाइप के जो हेल्थ सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड किया जाता है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। हॉस्पिटल्स के बाद आप एजुकेशन सेक्टर में जाओगे तो गवर्नमेंट ने इतने सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस बना रखे हैं जहां पर उनको फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे टाइप की चीज़ें हैं। कई जगह पे उनको लाइक हाउसिंग स्कीम्स के थ्रू अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स चलाती है। उज्ज्वला योजना है ये ऐसे, जिसमें इनको गैस के कनेक्शंस दिए जा रहे हैं, कहीं बिजली दी जा रही है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको इनपुट्स दिए जाते हैं, सब्सिडीज़ दी जाती हैं। लोग मतलब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, उनको सब्सिडीज़ दी जाती हैं। छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज होते हैं उनको लोन दिया जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट वही पैसा जो कलेक्ट किया हुआ है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करती है। लेकिन इनकम जो आया हुआ है इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल और हु आर नॉट वेल टू डू, दैट मीन्स हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन और मे बी दे आर प्रोड्यूसर्स। तो उनको कई बार एनकरेज करने के लिए भी उनको सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी का मतलब ये नहीं होता है कि बस वो एक आपको बस चैरिटी करना है, चैरिटी नहीं है सब्सिडी। खाली कुछ जगह पे चैरिटी की तरह दिया जाता है और बाकी जगह पे उस पर्टिकुलर सेक्टर को डेवलप करने के लिए दिया जाता है कि आप स्कूल्स खोलना है आप लैंड लीजिए सब्सिडाइज्ड रेट पे,
बनाइए एजुकेशनल सेक्टर को स्ट्रांग। तो इसके लिए गवर्नमेंट लैंड दे रही है, कहीं पर कोई डेवलपमेंट के लिए उनको लाइक स्पेस चाहिए, गवर्नमेंट स्पेस दे रही है, कहीं पर उनको लोन्स की ज़रूरत है, मतलब क्रेडिट की ज़रूरत है, तो वहाँ पर उनको क्रेडिट प्रोवाइड कर दे रही है कि आप इस सेक्टर को बढ़ाइए। हॉस्पिटल्स खोलना है, उसके लिए लैंड दे दिया, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों में कंसेशंस दे दिया। फैक्ट्री लगाना है, फैक्ट्री लगाने के लिए बहुत सारे कंसेशंस दे दिए, बिजली जो है वो उनको प्रोवाइड कर दी। तो ये सारी चीज़ें सोच के गवर्नमेंट उनको स्पेंड करती है, रीस्पेंड करना उसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आती है? गवर्नमेंट जब बजट बना के, आप कभी भी देखिए, अगर आपके पास एक इनकम आ रही है और आप रैंडमली खर्च कर रहे हैं तो आप कभी भी स्टेबल एक फैमिली को रन नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि आपकी इनकम कितनी, मतलब कि इनकम आपको अगर इनफैक्ट पता है तो आपको ये नहीं पता है कि आपको खर्च कितना करना। आप जो इनकम आ रहा है सब खर्च कर दे रहे हो, और उसके बाद क्या हो रहा है, आप क्रेडिट में पड़ रहे हो। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, आपको अगर आप अकाउंट्स को मेंटेन करते हो, आप इन चीजों को पूरी तरह से स्टडी करके चलते हो, आप एक बजट बना के चलते हो, तो उस केस में आपको एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पता होती है कि हमको इससे लिमिट से बाहर नहीं जाना है। जैसे कि अगर हम लाइक संडे को वीकेंड्स मनाने जाते हैं, तो आप अपना बजट लेके चलते हो कि मैं मैक्सिमम एक दिन में 1,000 रुपये खर्च कर सकता हूं। तो इसका मतलब है कि मैं संडे 4 संडे जाऊंगा तो मेरा मैक्सिमम 4,000 रुपये इसके ऊपर में बजट है, ये मैंने अलग निकाल कर रख दिया है। वो आप सोच के चलते हो। तो अगर आप हर खर्च के बारे में सोच के चलते हो तो आपका जो इकोनॉमी चलेगा वो स्टेबल होगा। और अगर आप नहीं सोच के चलते हो, 4 के जगह पे आप वीक में 2-2 दिन घूमने फिरने चले गए, 2-2 दिन रिक्रिएशन कर रहे हो, मूवीज देख रहे हो और होटल रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, क्या होगा? आपके मेन खर्चे जो होते हैं वो रह जाएंगे और आपका अननेसेसरी खर्च दूसरी जगह हो जाएगा, और आप फिर बैठ के परेशान होगे कि अब इस मेन खर्च के लिए पैसा कहां से लाएं, फिर यू विल हैव टू गो फॉर क्रेडिट। तो ऐसे ही जो डीस्टेबलाइज्ड इकोनॉमीज होती हैं, जैसे आप देख सकते हो कि कई बार कई ऐसी कंट्रीज हैं जो लोन्स पे चल रही हैं, लोन्स पे लोन लिए जा रही हैं वर्ल्ड बैंक से, IMF से, और बस लोन पे चल रही हैं, एड के ऊपर में, लोन्स के ऊपर में चल रही हैं। तो इसकी वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बच्चों मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। जो गवर्नमेंट बजट बनाती है उसमें सिर्फ डेवलपमेंट के पर्पज से नहीं होता है, उसके लिए एक वेलफेयर भी फैक्टर होता है। वेलफेयर का मतलब होता है जो पब्लिक एंटरप्राइजेस होती हैं वो जैसे कि हम लोग देखते हैं ना प्राइवेट एंड पब्लिक, तो गवर्नमेंट जो होते हैं वो अब तो खैर ज्यादातर प्राइवेट होते जा रहा है क्योंकि हम थोड़ा सा कैपिटलिस्ट मॉडल की तरफ जा रहे हैं। अभी तक हमारा मिक्स्ड मॉडल था। तो जो मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज है, पब्लिक एंटरप्राइजेस मतलब क्या होता है, जो गवर्नमेंट ओन करती है उनको हम पब्लिक एंटरप्राइजेस बोलते हैं। तो पहले हमारे पास करीब गवर्नमेंट के पास 17-18 टाइप के इंडस्ट्रीज होती थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस आपने देखा होगा, फिर 1991 में आके काफ़ी उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया। तो कुल मिला के करीब 6-7 इंडस्ट्रीज बची थी जो गवर्नमेंट अपने हाथ में रखती है, जैसे कि रेलवेज है, एटॉमिक पावर है, इस टाइप के बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज हैं। बट अब उनमें भी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसको प्रमोट किया जा रहा है टू मेक देम मोर डेवलप्ड, क्योंकि उसमें दो तरफ से आपका लाइक एफर्ट जो होगा वो आ जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, वो पर्टिकुलर सेक्टर जो होता है वो ज़्यादा इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। तो इसके मैनेजमेंट के ऊपर में भी गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ता है। जैसे पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं और जो उसके मैनेजमेंट होता है वो पूरा गवर्नमेंट जो होता है वो उसके अंडर में आता है, पब्लिक सेक्टर का। तो जैसे LIC हो गया या कुछ हो गया, इस टाइप के बहुत सारे, NTPC है, तो ये सब जो है स्टेट ओन्ड होते हैं, हम इनको बोलते हैं स्टेट ओन्ड हो गया, या फिर PSUs बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो ये सब आ जाते हैं। उसके मैनेजमेंट में गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ता है, वहाँ लोगों को रखना पड़ता है, सैलरी देनी पड़ती है, उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है, उनको रिसोर्सेज देने पड़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अगर आपका बजट बना हुआ है, बजट आप अपना लेके चल रहे हो और एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का टारगेट करके चल रहे हो, तो इन दैट केस इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ही होगा। तो ग्रोथ जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है कि इससे आपको बजट बनाने से ये पता चलता है कि आपको जो नेक्स्ट इकोनॉमिक ग्रोथ का जो माइलस्टोन आपको अचीव करना है उसके लिए कितना रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगा, और आप कहां से पैसे काट के आप वहां लगा सकते हो जिससे कि आपको ज्यादा लाइक मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट हो। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फैमिली इनकम की बात करें तो हम लोग एजुकेशन के ऊपर में ज्यादा खर्च क्यों करते हैं या हेल्थ के ऊपर में खर्च क्यों करते हैं रादर देन रिक्रिएशन, कि चलो ठीक है यार
थोड़ा बाकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में हम थोड़ा कम खर्च कर लेंगे, लेकिन पढ़ाई पूरी ढंग से होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको आगे अर्न करके देगा। अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो आप ज्यादा अर्न कर पाओगे। 4 दिन महीने में बीमार रहोगे तो आपका लाइक इनकम में भी इम्पैक्ट आएगा, आपके अर्निंग में भी इम्पैक्ट आएगा। उसी तरह अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप ज़्यादा अर्न नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप पढ़ा लिखा इन द सेंस नॉट कि आपको एमबीए ही करना है, आपको डॉक्टर ही बनना है। पढ़ा लिखा इन द सेंस आप स्किल्ड हैं कि नहीं, आप एक जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज है कि नहीं, उसकी ट्रेनिंग है कि नहीं आपके पास, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो ये आता है बच्चों इकोनॉमिक ग्रोथ का फैक्टर। और लास्ट आता है बच्चों जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आपके पास जब बजट होता है तो आपको पता होता है कि किस किस सेक्टर में आप फर्दर इन्वेस्ट कर रहे हो, और जब आप इन्वेस्ट करते हो तो नेचुरल है कि वहां पर इन्वेस्टमेंट से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और जनरेट होंगी। जैसे कि अगर हम हेल्थ सेक्टर में डाल रहे हैं तो हेल्थ सेक्टर में अगर हम बजट में से एलोकेट करते हैं तो उसमें क्या आता है, उसमें सिर्फ चैरिटी नहीं आता कि गरीब जो हैं या जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनको हमको मुफ्त में ट्रीटमेंट देना है और मुफ्त में दवाइयां देनी है। अगर आप वहां बजट बढ़ा रहे हो तो उतनी दवाइयां या कुछ देने के लिए आपको और डॉक्टर्स की भी तो रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके हिसाब से आपको नए मेडिकल कॉलेजेस खोलने पड़ेंगे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो। आपको नए डॉक्टर्स जो होते हैं वो आपको रिक्रूट करने पड़ेंगे, उनको ट्रेन करना पड़ेगा, नए डॉक्टर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो ये सारा क्या हो रहा है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है साइड बाय साइड। यानी अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो नेचुरली बजट में आप अगर इन्वेस्ट करते हो आप कोई भी सेक्टर में, तो इसका मतलब है कि वहां नेचुरली जो आपका जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है वो साइड बाय साइड होगा अपार्ट फ्रॉम द डेवलपमेंट। तो उम्मीद है आपको ये ऑब्जेक्टिव जो है वो समझ आ गए होंगे। अब हम आते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम आते हैं बच्चों बजट के कंपोनेंट्स। इसमें हम लोग 2 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं बजट के, या क्या क्या चीजें होती है बजट में। तो पहला जो होता है वो होता है बच्चों रेवेन्यू बजट। अब रेवेन्यू बजट को अगर हम देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स, पहला हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट, और दूसरा होता है बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, 2 ही चीज होगी, एक तरफ से लेना दूसरी तरफ से देना। तो रिसिप्ट्स मतलब क्या होता है, ये इनकम हुआ आपका, यानी इनकम फ्रॉम रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू में का देखिए 2 तरफ से इनकम हो सकती है हमारी। एक, जैसे आप कोई फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हो और उसके बदले आपको फैक्टर पेमेंट मिलता है, जैसे कि आप जॉब कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू। आपने कोई सेल परचेज का काम किया तो उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू। तो उसके थ्रू आपके पास इनकम आई, आपने फैक्टर सर्विसेज दिया, आपको सैलरी मिली। आपने 1 दिन का काम किया, आपको वेजेस मिल गए। आपने कुछ कमीशन का काम किया, आपको कमीशन मिल गया। आपने ब्रोकरेज का काम किया, आपको ब्रोकरेज मिल गया। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और इसमें क्या कर रहे हैं, एक साइड से देना और दूसरी साइड से लेना, ये हो रहा है एक्सचेंज ऑफ इनकम, जिसको हम बोलते हैं इनकम एंड सर्विसेज। तो ये हुआ हमारा रेवेन्यू, यानी हम जो प्रोडक्टिव वे से कमाते हैं उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। और दूसरा जो होता है बच्चों वो होता है कैपिटल रिसिप्ट। अभी हम चलिए कैपिटल पे भी आएंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट, और दूसरा जो हो गया बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दैट मींस कि उन रेवेन्यू रिलेटेड एक्टिविटीज में आपका कुछ खर्च भी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जब सैलरी ड्रॉ करने जाते हो तो ऐसा तो नहीं है कि घर बैठे बैठे आपको सैलरी मिल गई, आपको वहां जाना पड़ेगा, उसमें भी आपके कुछ खर्च होंगे। उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए आपको कुछ स्पेंड करना पड़ेगा। जैसे आपको पेट्रोल पे खर्च करना पड़ता है, आपको मे बी बाहर जाते हो तो आपका 10, 20, 50 रुपया जो होता है वो कुछ खाने पीने में चला जाता है। फॉर द टाइम बीइंग कुछ और खर्च आ जाता है, जैसे कई बार वियर टियर हो गया, आपकी बाइक खराब हो गई, आपकी गाड़ी खराब हो गई, वो चीजें हैं उसके ऊपर में एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो तब जाके आपका वो रेवेन्यू जनरेट होता है। घर में बैठे बैठे रेवेन्यू तो नहीं आएगा। तो इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। और दूसरी तरफ रेवेन्यू को अर्न करने में जो स्पेंड करना पड़ता है, जैसे कि आप कोई भी चीज करो तो वहां पर आपको पहले आप एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हो, तब जाके वहां से इनकम रिटर्न में आना शुरू होता है। ठीक है, तो ये आता है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब दूसरा जो फॉर्म होता है बच्चों वो होता है कैपिटल। कैपिटल वर्ड कहां आता है, कैपिटल वर्ड आते ही आपको समझ में आता है कि जो हम फिक्स्ड फैक्टर्स के ऊपर में खर्च करते हैं। फिक्स्ड फैक्टर्स मतलब वहां पर जहां भी आप ये देखिएगा कैपिटल वर्ड आता है, इकोनॉमिक्स में कहीं भी आप पढ़ रहे हो, बिजनेस के फील्ड में पढ़ रहे हो, कहीं भी कैपिटल वर्ड जहां पर आ जाता है, कैपिटल गुड्स हो, कैपिटल बजट हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, कैपिटल रिसिप्ट हो, कैपिटल पेमेंट्स हो, जो भी चीजें हो, कैपिटल वर्ड आया, इसका मतलब
वो आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है या एसेट और लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। वहां पे एसेट क्या होता है, जो हमारे पास होता है, जिसको हम लिक्विडेट करते हैं तो इंस्टेंट हमारे पास पैसा आ जाए, उसको हम बोलते हैं एसेट। फिक्स्ड फैक्टर्स, जैसे आपके पास कोई मशीन रखी है वो आपका एसेट है, आपके पास कोई घर है वो आपका एसेट है, आपके पास कोई लैंड है वो एसेट है, आपके पास पूरा प्लांट है कोई, वो एसेट है। प्लांट इन द सेंस प्लांट एंड मशीनरी की बात कर रहा हूं मैं, वो आपका एसेट है। आपके पास घर में गोल्ड रखा है वो आपका एसेट है, आपके पास शेयर्स एंड स्टॉक रखे हैं वो आपका एसेट है। तो ऐसे जितनी भी चीजें हैं जिसको आप इंस्टेंट लिक्विडेट अगर कर देते हो, दैट मीन्स आप उसको सेल कर देते हो, तो इंस्टेंटली आप उसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हो लिक्विड फॉर्म में, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों एसेट। उसी तरह लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी का मतलब होता है जो आपको पे करना है, रीपे करना है, जैसे लोन, क्रेडिट, किसी का कोई आउटस्टैंडिंग है वो आपको पे करना है, तो वो आपकी लाइबिलिटी हो जाती है। तो कैपिटल का मतलब हो गया, दो चीजें होंगी कैपिटल बजट में, कैपिटल रिसिप्ट्स और दूसरा होगा बच्चों कैपिटल पेमेंट। तो इसमें हम किस टाइप के जो इनकम और एक्सपेंडिचर देखते हैं। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब हो गया जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट से आपको पैसा आ रहा है, ठीक है ना। जैसे आपने मतलब लाइक कोई भी कैपिटल ट्रांजैक्शन किया जिसमें आप फिक्स्ड फैक्टर्स के ऊपर में खर्च कर रहे हैं, तो उसमें या तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब हुआ कि लाइक आपका मतलब आप ये समझ लीजिए कि अभी ये काफी डिटेल में अभी हम आगे देखेंगे। तो कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट में सबसे बड़ा मेन फैक्टर आपको क्या देखना है कि या तो यहां पर कोई एसेट जो होता है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होगा, या फिर आपकी कोई लाइबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होगी। इन्हीं को हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट। तो ये आपको एक बेसिक आइडिया समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। रेवेन्यू बजट क्या होता है, कैपिटल बजट क्या होता है, ये चार फैक्टर मतलब इसके इनके फर्दर कंपोनेंट्स आप देख लो। रेवेन्यू बजट के दो कंपोनेंट्स हो गए, पहला हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल बजट का पार्ट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, बजट रिसिप्ट्स, ठीक है। इसमें अभी हम यही बात कर रहे थे दोनों इनके बारे में। तो देखिए बजट रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है, व्हाट यू रिसीव, ठीक है। अब उसमें देखिए दो चीजें आ जाती है। इसमें एक्चुअली क्या किया गया देखिए मैं बता दे रहा हूं ये वाले स्लाइड पे। इनमें से दोनों ये जो अगले वाला ये हमारा स्लाइड है, ये आप देख ये जो स्लाइड है और इसका अगला वाला स्लाइड, इसमें हमने क्या किया है, मैंने आई थिंक लाइक बोलना चाहता हूं मैंने क्या किया है, ये दोनों पार्ट जो है ना उनको एक साथ ले लिया है, दोनों रिसिप्ट वाला पार्ट एक साथ ले लिया है और दोनों एक्सपेंडिचर वाला पार्ट जो होता है उसका एक अलग सेट बना लिया, ठीक है। इससे आपको इजीली समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम सारे रिसिप्ट्स की बात करते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होते हैं, ये सारी बात करते हैं। तो अब देखिए बजट रिसिप्ट जो अगर हम इसको हेडिंग दें तो दोनों रिसिप्ट्स का हेडिंग जो होगा वो बजट रिसिप्ट होंगे। इसमें पहला आता है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट्स। इसमें क्या क्या चीज आती है, दो टाइप के रिसिप्ट्स होते थे। दैट मींस मैंने अभी आपको पहले बताया कि पैसा आप दो टाइप से कमा सकते हो, एक में जिससे कि आपका लाइक रेवेन्यू के ऊपर जो खर्च होता है वो, और दूसरा होता है कैपिटल। बट यहां पर देखिए हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स में भी दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है जो गवर्नमेंट के पास जाता है, लाइक हम यहां पर गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के पास पैसा जो होता है वो कैसे अर्न होता है। पहला जो होता है बच्चों वो होता है टैक्स के थ्रू, जिसको हम टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं। यानी जितने टाइप के भी टैक्सेस हैं, बोथ डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जितने भी तरह के टैक्सेस हैं उसके थ्रू गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। अब वो टैक्सेस क्या क्या हो सकते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं। पहला डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स हम किसको बोलते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट टैक्स जो होता है बच्चों वो डायरेक्टली imposed on इनकम, ठीक है। ये आपके इनकम के ऊपर में इंपोज किया जाता है। दैट मींस इसका जो टैक्स बर्डन होता है वो आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो। यहां पे अगर हम लिखें टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, इसका क्या मतलब हो बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि आप एक अज्यूम कीजिए कि आप एक जॉब कर रहे हो, ठीक है। तो जॉब कर रहे हो तो आप एक इनकम जनरेट कर रहे होगे, आपको एक सैलरी मिल रही होगी। एट द ईयर एंड जो फाइनेंशियल ईयर है 31 मार्च तक का आपका पूरा सैलरी स्लिप जो होता है उसको कंपाइल किया गया, तो आपका पता चला कि एक साल में आपको कितना सैलरी अर्न हुआ है।
ये पता चल गया। अब इनकम टैक्स का जो स्लॉट होता है जिस पर आपको टैक्स पे करना है, उस स्लॉट के थ्रू आपका कितना टैक्स आ रहा है। सपोज आपका टैक्स 12,000 रुपए का बना या 10,000 का टैक्स आपको बना, ठीक है। अब ये 10,000 का जो टैक्स है वो कौन पे करेगा? आप पे करोगे, क्योंकि आपको एक पैन नंबर दिया गया है जो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर है। परमानेंट अकाउंट नंबर का मतलब ये हुआ कि जो भी पर्सन उस सैलरी को ड्रॉ कर रहा है वही उसका टैक्स भरेगा, उसी के नाम पे उसका टैक्स जाएगा। फॉर अब ये हो सकता है कि सपोज आप जॉब करते हो और जब टैक्स भरने का टाइम है उस समय आपके पास पैसा नहीं हो 10,000, तो आप किसी और से लेके, आपके फादर, आपके मदर, आपके बड़े भाई बहन, आपके फ्रेंड, कोई भी आपको हेल्प कर सकता है, बट वो आपको सिर्फ पैसा दे सकता है। लेकिन जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में टैक्स पेयर होगा वो आप होंगे। यानी आपको अगर मैं पैसा देता हूं और कि जाओ आप अपना टैक्स भर दो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टैक्स मैंने भरा। टैक्स आपने ही भरा, पैसा मैंने दिया, लेकिन टैक्स जो भरा जाएगा वो आपके नाम से भरा जाएगा। तो इस टाइप का जो बोलता है ना कि इसमें टैक्स बर्डन शिफ्ट नहीं हुआ ना, जिसने टैक्स भरना था उसी ने टैक्स भरा, पैसा कहीं और से लाके दिया वो अलग बात है, वो रिकॉर्ड में नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ इसमें टैक्स बर्डन जो होता है वो शिफ्ट नहीं किया जा सकता है, जिसके ऊपर है, जिसके सर पे है वही भरेगा, इसीलिए इसको टैक्स बर्डन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखा जाए तो कितने टाइप के टैक्स आ सकते हैं। पहला आता है बच्चों इनकम टैक्स, जो डायरेक्टली आपके इनकम पे लगता है। सबको पता होगा इनकम टैक्स क्या होता है, जो आप अर्न कर रहे हैं आप उसके ऊपर एक टैक्स दे रहे हैं, जिसको हम इनकम टैक्स बोलते हैं। दूसरा बच्चों कॉर्पोरेट टैक्स होता है। ये क्या लगता है, ये टैक्स होता है, ये भी एक तरह से इनकम टैक्स ही है, बट ये इंडिविजुअल्स पे लगता है इनकम टैक्स, और ये जो होता है वो फर्म्स के ऊपर लगता है। फर्म्स के ऊपर, किसके ऊपर? उनके प्रॉफिट के ऊपर। जो वो प्रॉफिट अर्न करते हैं उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। जो कंपनीज प्रॉफिट अर्न कर रही हैं उनको प्रॉफिट के ऊपर जो इनकम हुआ, प्रॉफिट भी हुआ एक तरह से इनकम हुआ, तो वो फर्म का इनकम माना जाता है, ना कि किसी इंडिविजुअल का। तो उसको कॉर्पोरेट टैक्स का नाम दिया गया है, ठीक है। फिर थर्ड होता है बच्चों वेल्थ एंड प्रॉपर्टी टैक्स। ये भी बर्डन आपका शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। अगर कोई फ्लैट या कोई लैंड या कोई भी प्रॉपर्टी हो, ठीक है, या आपका वेल्थ हो, सोना हो, कुछ हो जो रिकॉर्ड्स में हो, मैं रिकॉर्ड्स की बात कर रहा हूं सारी, उसका जो टैक्स बनता है वो उसी पर्सन को ही भरना पड़ेगा। अगेन वही सेम चीज है, पैसा कहीं से भी लाके दे, उसको पैसा जो भी भरेगा उसका पैसा भरे, लेकिन उसको जो टैक्स का जो रिसीट होगा वो उसी पर्सन के नाम से मिलेगा, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी के ऊपर और वेल्थ के ऊपर, वेल्थ मतलब होता है आप उसमें सारे जो टाइप्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपने कर रखे हैं, चाहे लैंड ले रखा है, चाहे आपने शेयर्स खरीद रखे हैं, बॉन्ड्स खरीद रखे हैं, उसके थ्रू आपको इनकम, क्योंकि वो भी अगर आप एक प्रॉपर्टी लेते हो तो प्रॉपर्टी का रेट बढ़ता रहता है, सर्कल रेट आपको पता होगा, उस सर्कल रेट बढ़ता रहता है इस एरिया में। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, आपने बहुत सस्ता लैंड ले लिया कहीं, फिर आपने उसको 10 साल के लिए छोड़ दिया, तो हर एक साल उसका थोड़ा थोड़ा जो होता है वो प्रॉपर्टी एप्रिशिएट हो रही है, क्योंकि वहां आसपास डेवलपमेंट होता जाएगा, वो लैंड महंगा होता जाएगा। आपने फ्लैट खरीदा बहुत सस्ते में, कहीं पर ले लिया 20-30 लाख में, उसके बाद आप देखते हो 5 साल के अंदर में वो 30-40-50 लाख का हो जाता है। क्यों? क्योंकि आसपास डेवलपमेंट हो गया, डेवलपमेंट होने की वजह से उसका जो टोटल सर्कल रेट होता है वो इंक्रीज हो गया, वहां का रेंट बढ़ जाएगा, वहां का जो भी वहां पर आपको इनकम के सोर्सेज बढ़ रहे हैं ना वहां पे, तो उस केस में क्या होता है वहां पर एक उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो जाती है, उस फ्लैट की, या उस वहां पर कोई हाउस है उसका, या फिर टोटल जो लैंड है उसका, सबका रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। उसी तरह जो आप लाइक इन्वेस्टमेंट करते हो शेयर मार्केट में, आपने बॉन्ड्स खरीदे, आपने शेयर्स लिए, आपने डिबेंचर्स लिए, उनका भी वैल्यू बढ़ता जाता है लॉन्गर पीरियड में। अगर आप इन्वेस्ट करके छोड़ देते हो, म्यूचुअल फंड में डाल के छोड़ दिया, बहुत लॉन्गर पीरियड में देखोगे जाके तो आपको लॉस नहीं होगा। मोस्टली लोग लॉस, जो ज्यादातर किस टाइप के लोग होता है जो बहुत शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अभी इन्वेस्ट किया और 2-4 महीने में उन्हें पैसा चाहिए, तो उस केस में कई बार उनको लॉसेज हो जाते हैं। बट अगर आप कोई शेयर अभी एकदम सस्ता चल रहा है, वो आपने खरीद लिया, आपको अब वो पैसा छूना नहीं है, आप उसको सीधा 10 साल के बाद बेचो या 15 साल के बाद बेचो, तो नेचुरली आपको प्रॉफिट होगा। तो ये वेल्थ टैक्स जो होता है या फिर जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है, ये भी एक काइंड ऑफ आपकी इनकम है, क्योंकि वो वैल्यू बढ़ रही है उसकी, दैट इज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, उसका वैल्यू बढ़ेगा हमेशा। तो ये 3 टाइप के हो गए हमारे बच्चों डायरेक्ट टैक्स। अब आते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स पे। इसमें आता है वैट, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स, जो हम पढ़ चुके हैं। वैल्यू एडेड क्या होता है, वैल्यू एडेड मेथड हमने पढ़ा हुआ है, वही वैल्यू एडेड टैक्स है।
सर्विस टैक्स होता है। सर्विस टैक्स मतलब होता है कोई भी आप सर्विस लेते थे पहले, अब ये सारी चीजें आप समझ चुके हो कि ये लास्टली आपका जीएसटी में कन्वर्ट हो गया है। ऐसे बहुत सारे टैक्स थे, मोर देन 17 टैक्स करीब थे, वो सारे कन्वर्ट होके जीएसटी में आ गए हैं। तो ऐसे पहले ये सारे अलग अलग टैक्सेस लगाए जाते थे। तो सर्विस टैक्स होता था, वो डिफरेंट टाइप के सर्विसेज होते थे, उसके ऊपर में जो टैक्स आता था, अब वो जीएसटी हो चुका। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूवमेंट्स होते हैं उनके ऊपर में एक्साइज ड्यूटी होती है। हर स्टेट का अलग एक्साइज ड्यूटी का स्लॉट बना हुआ है, वो टैक्स अप्लाई होता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर में। उसी तरह अगर इंटरनेशनल मूवमेंट है, जैसे कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उन गुड्स के ऊपर में कस्टम ड्यूटी होता है, वो पे करना पड़ता है। आप एंटरटेनमेंट टैक्स देते हो, मूवी देखते हो, कोई भी टाइप का आप शो देखते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको वो उन सर्विसेज के ऊपर में जितने भी टाइप के एंटरटेनमेंट होता है टाइप के, आप कोई भी चीज़ करते हो, पब्लिक वाटर पार्क में जाते हो, फूड विलेज है, ये है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो आप एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करते हो, वहाँ पर आपसे एंटरटेनमेंट टैक्स लिया जाता है। तो खैर अब ये अलग अलग होके सारा जो 17-18 टाइप के टैक्सेस थे उनको मिला के एक जीएसटी बना दिया गया है वो सारी वही चीज़ें, बट ये एक सिंगल स्लॉट में कन्वर्ट कर दिया गया कि हाँ भाई इनमें से कोई भी चीज़ होगा उसके ऊपर में 4-5 स्लॉट्स बना दिए गए हैं कि हाँ भाई चलो किसी के ऊपर में 5% है, फिर किसी के ऊपर में 10%, 12% है, किसी के ऊपर में लास्ट में 28% है। तो ऐसे टैक्सेस बना दिए गए स्लॉट, जिस टाइप की सर्विस होगी उसके ऊपर में उसका टैक्स लग जाएगा। ठीक है, ये तो हो गए इतने टाइप के आपको रेवेन्यू जो टैक्सेस के थ्रू जनरेट होते हैं। अब नेक्स्ट आता है बच्चों, कुछ ऐसे रेवेन्यू हैं जो नॉन टैक्स होते हैं, उनको हम टैक्स नहीं बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कमर्शियल रेवेन्यू, दैट मीन्स कि गवर्नमेंट में अभी भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट ओन करती है, जैसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अभी वो प्राइवेटाइज ज़्यादा किया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास नॉर्मली क्या होता है, हमेशा टाइम पे, क्योंकि देखिए कोई भी बिजनेस होता है, एवरीथिंग इज अ बिजनेस इन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर आप टाइमली इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं तो दैट इज ऑफ नो यूज, उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे ये ले लो कि अभी आपको आप एक प्रोडक्शन कर रहे हो, इंस्टेंटली आपको एक 10 लाख का ऑर्डर आ जाता है और आपके पास पैसे नहीं उस ऑर्डर को लेने के लिए। ठीक है, तो अगर आप 10 लाख का ऑर्डर है और आपको उसको लेने के लिए, ग्रैब करने के लिए, अगर मान लीजिए कि आपको 1 लाख रुपए इंस्टेंटली चाहिए ताकि वो ऑर्डर आपको मिल जाए, ठीक है, वो आपके पास नहीं है। आप 2 दिन बाद 1 लाख रुपए कहीं से अरेंज भी कर लो, तो क्या वो ऑर्डर आपको मिलेगा? नहीं, वो स्विच ऑन कर जाएगा दूसरे प्रोवाइडर के पास, अपॉर्चुनिटी गई। तो बिजनेस में फंड्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने टाइमली फंड नहीं किया और लेट किया तो वो कोई यूज का नहीं है। इसलिए देखिए यहां पर क्या होता है, गवर्नमेंट रन नहीं कर पाती है कई चीजें, तो प्राइवेटाइज करते जा रही है उसको, क्योंकि हमेशा गवर्नमेंट लाइक बोले ना कि कितना भी करो कम पड़ जाता है, पॉपुलेशन ही इतना हाई है। तो कमर्शियल रेवेन्यू क्या होता है, जैसे अब गवर्नमेंट जो होती है ट्रेन्स चला रही है, ठीक है, अभी एयर इंडिया था वो फ्लाइट भी चलती थी, कई गवर्नमेंट के होटल्स वगैरह भी चेन वेन होते हैं, गेस्ट हाउसेज होते हैं, एलआईसी है, ठीक है, ये सब चीज़ें कर रही है। तो इनके थ्रू उनको प्रॉफिट भी तो हो रहा है ना, वो सर्विसेज दे रहे हैं, कहीं पर गुड्स बेच रहे हैं। गुड्स बेचने का मतलब जैसे ट्रेन की सर्विस दिया तो ट्रेन में आपने फेयर पे किया, आप ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हो ट्रेन से, वहाँ पर आप फेयर पे कर रहे हो, इंश्योरेंस के ऊपर पे कर रहे हो, एलआईसी के थ्रू आप एलआईसी के जो सर्विसेज होते हैं वो ले रहे हो, उसके ऊपर आप उनको पे कर रहे हो। नॉट टैक्स, रेवेन्यू, रेवेन्यू पे कर रहे हो, इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रहे हो, वो कहाँ जा रहा है? एलआईसी के पास जा रहा है, यानी गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो बहुत सारे कमर्शियल रेवेन्यू ऐसी चीजें, आप बिजली खरीद रहे हो, बिजली का पैसा किसके पास जा रहा है? गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो ये सब जो है वो कमर्शियल रेवेन्यू है। केमिकल इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट का, अगर आपको कोई केमिकल की जरूरत होती है तो वो प्रोवाइड करने वाला कौन है? ओएनजीसी और इस टाइप के बहुत सारे जो केमिकल एंड इस टाइप के गैस, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी गवर्नमेंट के अंडर में है। उनके डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो होता है वो प्राइवेट है, बट जो बेसिकली जो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है या उसका प्रोडक्शन है या उसके जो राइट्स हैं वो गवर्नमेंट के पास होते हैं। तो उसके थ्रू उनको कमर्शियल रेवेन्यू आ रहा है, वो टैक्स नहीं है, वो उनका प्रॉफिट है, क्योंकि वो एक तरह से गवर्नमेंट बिजनेस कर रही है। दूसरा होता है बच्चों इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब होता है जो इन्वेस्टमेंट हमने किया हुआ है उसके बदले हमको कोई इन्वेस्टमेंट के ऊपर में इंटरेस्ट मिल रहा हो, रिटर्न मिल रहा हो। गवर्नमेंट ने जो हमारे प्राइवेट बैंक के अलावा पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी होते हैं,
तो पब्लिक सेक्टर बैंक यानी सरकारी बैंक जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने अगर लोन दे रखा है तो उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट में इनकम आ रहा है, वो इंटरेस्ट हुआ। एक गवर्नमेंट जो होती है वो दूसरे गवर्नमेंट को लोन देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो दूसरी कंट्री की किसी गवर्नमेंट को लोन देती है। तो उस केस में क्या होता है, इंटरेस्ट जो होता है वो अर्निंग होती है। कई जगह पे डिबेंचर्स लिए वो होते हैं, वो उनके ऊपर में इंटरेस्ट आ रहा है। फिर आता है यहाँ पर स्टॉक के थ्रू, यानी डिविडेंड्स और प्रॉफिट्स, ठीक है, वो शेयर करते हैं। पीएसयूज में जो लाइक उनके भी जो सरकारी कंपनियां जिनको आप बोल सकते हो, उनके जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं उन्होंने और दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है, वहां से उनको डिविडेंड की अर्निंग हो रही है। तो ये हो गया डिविडेंड एंड प्रॉफिट जो स्टॉक मार्केट के थ्रू अर्निंग होती है। एक्सटर्नल ग्रांट्स, कई कंट्रीज जो होती हैं डेवलपिंग कंट्रीज को ग्रांट्स देती हैं। इंडिया तो खैर अब काफ़ी कम हो गया ग्रांट्स में, अब इंडिपेंडेंट होता जा रहा है, बट पहले इंडिया को भी बहुत ज़रूरत पड़ती थी। लाइक 60s के एरा में आप देखो तो उस समय आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन जब हमने थोड़ा इंप्रूव किया, 91 में इंप्रूव किया, ये जो क्या नाम है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए हम, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का, तो हम अब थोड़ा डिपेंडेंट हो गए। अब अगर हम देखें पाकिस्तान, ऐसे नेपाल, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं, भूटान, जो कि एक्सटर्नल ग्रांट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनको मिलता है, उनको देना पड़ता है, बिकॉज वहाँ पे बहुत इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, एक्सटर्नल ग्रांट्स जो होते हैं कई बार वर्ल्ड बैंक देता है उनको बहुत चीप, मतलब लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। अमेरिका देखिए बहुत सारे उनको, पहले पाकिस्तान को खूब पैसा देता था अमेरिका, उसी तरह चाइना जो होता है वो देता है अपने अपने काम करने के लिए, अफ्रीकन कंट्रीज को इंडिया देता है, यूएस देता है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज वो ग्रांट्स देते हैं, उसके बदले उनको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, वो कुछ फेवर करवाते हैं अपना, बट उनको मॉनेटरी रिटर्न्स नहीं चाहिए। वो लोन्स नहीं है, ग्रांट्स है, वन साइडेड है, बट स्टिल उस इकोनॉमी के लिए तो इनकम हो गया वो, चाहे वो ट्रांसफर इनकम हो। उसके बाद आता है बच्चों एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यूज, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में रेवेन्यूज आता है। ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन हम रन करते हैं, कहीं पर हम लाइक डिफेंस के ऊपर में आपको लाइक फैसिलिटी मिलती है, कहीं पर आपको एडमिनिस्ट्रेशन के जो यूनिट्स लगे हुए हैं, जैसे हो गया पुलिस, हो गया सीआरपीएफ, हो गया ये, हो गया, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के एडमिनिस्ट्रेटिव जो खर्च होते हैं गवर्नमेंट उसके ऊपर भी आपको पे करना पड़ता है। जैसे लाइक आप एक स्टेट से दूसरे में मूव करने के लिए बीच में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जहां पे दोनों की पुलिस लगी हुई होती है, वहां पर आपको देखो एमसीडी होते हैं, वो वहां पर एक एमसीडी चार्ज कर रही है कि बाहर की गाड़ी आएगी तो वो उसको 40 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होते हैं जो डिफरेंट बॉडीज होती हैं, कोई भी गवर्नमेंट जो है उसके जो डिफरेंट बॉडीज होती हैं उनके थ्रू अर्निंग होती है। उसके बाद आता है फीस, ठीक है, फीस। तो फीस, अब जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में एक और मैं बता दूं, जैसे कई बार होता है कि आपको इवेंट वगैरह कर रहे होते हैं तो वहां पर आपको पुलिस की जरूरत पड़ती है या कुछ करती है, तो वहां पर गवर्नमेंट जो होता है वो एक चार्ज भी लेती है, ठीक है, वो चार्ज लेती है वहां पर उसका लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए उनको बहुत, क्योंकि वो एक एक्सपेंस है उनके लिए, उतने पुलिस फोर्स को वहां लगा के रखना पड़ेगा, उतनी सिक्योरिटी वहां प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो दे चार्ज सम फी, उसका एक फी, एडमिनिस्ट्रेटिव फीस जो होता है वो पे करना पड़ता है आपको, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, पुलिस डिपार्टमेंट के हो। फिर उसकी तरह फीस आती हैं। अब एमसीडी वगैरह में देखिए, किसी की का बर्थ होता है, उसको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, आपको एक फी पे करना पड़ता है, नॉमिनल सा होता है, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये होता है, लेकिन वो फी कई लोगों से जाता है, बहुत हर कोई उस चीज को पे करता है। उसी तरह किसी की डेथ होती है तो उसका सर्टिफिकेट देना होता है, वो हो गया। बहुत सारे चीज़ों के लिए अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, वहां पर आपको छोटे छोटे चार्जेस देने पड़ते हैं। आपने मैरिज का सर्टिफिकेट बनाया, वहां पर एक फ़ी पे किया, आपको कोर्ट से रिलेटेड कोई काम है वहां पर आपने फ़ी पे किया, आपने एफिडेविट बनवाया उसके लिए एक फ़ी पे किया, आपने एक रेंट एग्रीमेंट बनवाया उसके लिए पे किया, आपने कोई लीज लिया पे कोई काम किया उसके लिए जो सर्टिफिकेट बनाना पड़ा वो उसके ऊपर पे किया, आपने स्टैंप ड्यूटीज पे की। तो ऐसे बहुत सारी फीस होते हैं वो आपको पे करते हैं हम जो गवर्नमेंट को, वो सारा जो होता है वो रेवेन्यू होता है उनके लिए, बट दैट इज नॉट टैक्स रेवेन्यू, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में आएगा। उसी तरह बहुत सारे लाइसेंसेस जो होते हैं वो गवर्नमेंट देती है। आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हो, आप फूड का लाइसेंस लेते हो, आप कोई केमिकल का लाइसेंस लेते हो, आप फार्मास्यूटिकल्स का लाइसेंस लेते हो, मेडिसिन का, ऐसे बहुत सारे लाइसेंस होता है। आप इंडस्ट्रीज के लिए आपको दुनिया भर के लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, तो उनकी फीस जो होती है वो गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रेवेन्यू है। उसके बाद फाइन्स एंड पेनाल्टीज, जो आप ट्रैफिक पुलिस को पे करते हो चालान के फॉर्म में, वो क्या है, पेनाल्टी है। आपके ऊपर जो वायलेशंस के ऊपर में जो आपको पे करना पड़ता है वो पेनाल्टीज हैं।
वो जाता है। फिर बहुत सारे एड आते हैं फॉरेन कंट्रीज, और कैश ग्रांट्स होते हैं, कुछ फैसिलिटीज़ के फॉर्म में आता है, कोई मॉनेटरी फॉर्म में आता है, कोई नॉन मॉनेटरी, कैश, नॉन कैश, हर तरह का। ये सारी चीज़ें जो होती है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। ठीक है, तो आपको बजट, ये आपको रेवेन्यू जो आपको है वो समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए आपका आ जाता है कैपिटल रिसिप्ट्स। अब कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या क्या आ जाता है बच्चों? पहला है बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज। इसमें जितने भी टाइप का आप बोरो करते हो वो सारी चीजें आती है। दैट मीन्स कि वो एक तरह से क्रेडिट है और आपके लिए लाइबिलिटी है। ठीक है, रेवेन्यू जो होता है वो आपके लिए क्या होता है? एसेट होता है। लेकिन जो भी आप कैपिटल रिसिप्ट्स हुए करते हो वो सारी लाइबिलिटीज आपको जो होती हैं वो अर्न होती है, लाइबिलिटी के फॉर्म में होता है। अब यहां देखिए क्या है, बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज, यानी बोरो जब आप करते हो तो आपके ऊपर एक सर पे बोझ आ जाता है कि भाई इसको पे करना है आपको वापस। आप किसी से कोई उधार लेते हो, ठीक है ना, बोरो करते हो मनी, भाई दोस्त है किसी से पैसा दे दे यार थोड़ा भी काम है, वो दिया आपने, अब आप उसको वापस भी करोगे ना, तो जब तक आप वापस नहीं कर देते हो, रिपे नहीं कर देते हो, तब तक आपके सर पे एक बर्डन है कि उसको आपको वापस करना है। वो आप बंदा आपका क्रेडिटर हो गया। तो इसमें जितने भी लाइबिलिटीज वाले फॉर्म होते हैं वो आते हैं। उसके बाद आता है रिकवरीज फ्रॉम लोन्स। लोन जो आपके रिकवर हो जाता है तो भी आपके पास पैसा आ जाता है, तो लेकिन उस समय क्या होता है कि वो जो आपका लाइक आपने जब तक लोन दिया हुआ था तब तक वो आपका डेटर था, वो आपको पैसे देगा, तो वो आपका एसेट माना जाता है। ये अकाउंट्स वाले बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि देखिए जब कोई, आप इसको एक जनरल लैंग्वेज में समझिए, जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं या आर्ट्स वाले हैं उनको समझने के लिए समझा दे रहा हूं, उन्हें ज्यादा अकाउंट्स में घुसने की जरूरत नहीं है। बस वो इतना समझ लें, अगर कोई बंदा आपको पैसा देने वाला हो, आपने उनको दे रखा है, वो आपको देने वाला हो, तो वो आपके लिए एक एसेट है, क्योंकि वो आपका डेटर है, देनदार है, वो देगा आपको पैसा, तो वो आपके लिए एसेट है, एक तरह से वो आपकी प्रॉपर्टी हुई। और कोई बंदा आपसे लेने वाला है तो वो आपके लिए लाइबिलिटी है, उसको हम लेनदार बोलते हैं, क्योंकि आपके ऊपर एक बर्डन है कि आपको उसका क्रेडिट जो होता है वो वापस करना है। ठीक है, तो इसमें ये चीज होती है। अब रिकवरी ऑफ लोन हुआ, लोन आपने दिया था, वो पैसा वापस आ गया, तो एक साइड से क्या हुआ, पैसा तो आपके पास आ गया, लेकिन एक आपका जो देनदार होता है वो कम हो गया, क्योंकि आप उसने लोन जो होता है वो रिपे कर दिया, तो आपका एसेट कम भी हो गया एक तरह से। तो ये जो कैपिटल रिसिप्ट्स जो होते हैं वो हमेशा जो बोलते हैं ना काइंड ऑफ बोरोइंग, या आपका जो एसेट और लाइबिलिटी होता है उसको डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। अब जैसे बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज, ये आपका क्या करेंगे, बोरो आप करते हो तो आपके लिए लाइबिलिटी इंक्रीज कर देंगे। रिकवरी ऑफ लोन में क्या होगा, एसेट आपका डिक्रीज हो जाएगा। अदर रिसिप्ट्स में क्या होगा, जैसे इसमें डिसइन्वेस्टमेंट होता है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब होता है जो गवर्नमेंट, अभी हम बात कर रहे थे प्राइवेटाइज करने का, कि गवर्नमेंट का अगर कोई एसेट ऐसा है जो नॉन प्रॉफिट है, मतलब उसके ऊपर खर्च हो रहा है लेकिन उससे इनकम नहीं आ रही है, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो लॉस में जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट उसको डिसइन्वेस्ट कर देती है, उसको ट्रांसफर कर देती है पब्लिक लाइक प्राइवेट सेक्टर को। तो उसको, अब जैसे अभी एयर इंडिया है, एयर इंडिया को टाटा ने वापस लिया, तो एक बड़ा अमाउंट टाटा ने पे किया गवर्नमेंट को, तो वो पैसा तो आ गया गवर्नमेंट के पास, तो उस केस में उनके पास कैश तो आ गया, लेकिन दूसरे साइड से उनकी एक प्रॉपर्टी जो थी वो प्राइवेटाइज हो गई, अब उसके पास नहीं रह गया, तो वो क्या करेगा, मतलब एक तरह से आपका एसेट जो होता है वो कम हो गया। तो ये आपका डिसइन्वेस्टमेंट से क्या होता है, पैसा तो आ जाता है, कैश में पैसा आ जाता है, इनफ्लो होता है, लेकिन दूसरे साइड से आपके एसेट्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, ये आपके कैपिटल रिसिप्ट्स होते हैं। अब आते हैं देखें कि दोनों में डिफरेंस क्या, वही मैं अभी यहां बात कर रहा था, जो मैंने एक जगह पे यहां लिख रखा है, इसको आप ध्यान से देखिए। रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, पहला, नीदर क्रिएट्स लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है, नॉर कॉजेज एनी रिडक्शन ऑफ एसेट्स। मतलब जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट होगा वो कोई लाइबिलिटी गवर्नमेंट के लिए क्रिएट नहीं करता है। आपसे काम करवाया, आपको फैक्टर पेमेंट दे दिया सैलरी, कोई लाइबिलिटी रह नहीं गया, मतलब एक तो आपसे काम करवाया, दूसरी तरफ से आपको सैलरी दे दिया गया, अब आगे के लिए उसके लिए कोई लाइबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर, नेक्स्ट महीने काम करो, नेक्स्ट महीने सैलरी लो, कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करता है। उसी तरह आपने कोई लाइक पेनल्टी भरा, काम हो गया, कोई लाइबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट को उसको वापस रिपे करना है। कोई आपने सर्टिफिकेट इशू किया, कोई लाइसेंस लिया, लाइसेंस के लिए आपने फी पे किया, आपको लाइसेंस दे दिया गया, दैट्स इट, लाइबिलिटी खत्म, गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं है इसके बाद। तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो होते हैं वो कोई लाइबिलिटी और मतलब कोई लाइबिलिटी में इंक्रीज या एसेट में डिक्रीज नहीं करता है,
कोई भी जो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। दूसरा है बच्चों कैपिटल रिसिप्ट्स, ये या तो लायबिलिटी क्रिएट करता है और या तो एसेट्स जो होता है वो उसको डिक्रीज करता है। ठीक है, ये दो पार्ट्स हो गए। अब लास्ट जो होता है वो होता है दूसरा जो है बच्चों वो है हमारा बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है, अभी तक हमने बात कर लिया वो, तो इसमें जो रिसिप्ट्स थे उसकी बात की। अब ये दूसरा पार्ट जो है वो हमारा है बजट एक्सपेंडिचर। अब बजट एक्सपेंडिचर में पहला जो है बच्चों वो है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें भी वही चीज है, आप चीजों को समझ चुके होंगे ऑलमोस्ट अब तक कि क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनकम, रेवेन्यू, नॉन रेवेन्यू, कैपिटल, ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। तो यहां पर पहला देखिए पॉइंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किनको बोलेंगे, दैट एनी एक्सपेंडिचर दैट नीदर क्रिएट्स एनी एसेट। मतलब ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, जो हम रेवेन्यू अर्न करने के लिए स्पेंड कर रहे हैं, रेवेन्यू वाला पार्ट के ऊपर में आ रहा है, इससे कोई एसेट इंक्रीज नहीं होगा, कोई एसेट क्रिएट नहीं होगा। जैसे आपसे काम कराया, खर्च आप उसको पे कर दिया गया आपको, तो उससे आपके पास कोई एक्सपेंडिचर लाइक आपने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो किया उससे आपका कोई एसेट नहीं बढ़ा। ठीक है, नॉर रिड्यूसेस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में भी कोई कमी नहीं आती है। ठीक है, अब जैसे आपके ऊपर इंटरेस्ट था, आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, इससे आपके एसेट इंक्रीज या डिक्रीज होगा या लाइबिलिटी रिड्यूस होगी? नहीं, आप हर महीने इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, बैंक से लोन लिया हुआ है आपने, तो हर महीने वो कर रहे हैं, या इंटरेस्ट जो आ रहा है, इंटरेस्ट आपने लोन पैसा लगा रखा है, आप इंटरेस्ट पेमेंट के थ्रू पैसा आ रहा है, तो भी आपका कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा है। उसी तरह सब्सिडीज देने से कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सब्सिडी, लेकिन इसमें कोई भी लाइबिलिटी जो होती है वो ना एसेट क्रिएट हो रहा होता है सब्सिडीज मिलने से, और ना लाइबिलिटीज रिड्यूस हो रही होती है। फिर नेक्स्ट आता है बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो क्या करता है, एसेट क्रिएट करता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो उस फॉर द टाइम बीइंग आपके पास से पैसा गया, 30 लाख का एक फ्लैट खरीद लिया, 30 लाख थे हाथ में, पैसा दिया, फ्लैट खरीद लिया, 30 लाख तो गए हाथ से, वो एक्सपेंडिचर है। लेकिन दूसरी तरफ से वो क्या कर रहा है, आपके पास एक फ्लैट इंक्रीज कर दिया, वो आपकी प्रॉपर्टी है जिसको आप बाद में कभी भी लिक्विडेट कर सकते हो, तो वो आपका एसेट जो होता है वो इंक्रीज हो गया। दूसरी तरह इट रिड्यूसेस लाइबिलिटी, आपने लोन लिया हुआ है, पे कर दिया, एक बार पैसा आया आपके पास, आपने पे करके लोन हटा दिया, खत्म, सेटल कर दिया, अभी के लिए तो पैसा चला गया, आपके हाथ में था पैसा, चला गया। लेकिन दूसरे साइड से क्या हुआ, रिपेमेंट ऑफ लोन आपका लाइबिलिटी खत्म कर दिया, अब आपको किसी को पे नहीं करना है। तो ये क्या करता है, या तो एसेट क्रिएट करता है या फिर लाइबिलिटी को रिड्यूस करता है। जैसे यहां देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कोई भी स्कूल बिल्डिंग पे आपने खर्च किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो एक एसेट बन गया, अभी के लिए पैसा चला गया लेकिन बाद में एसेट आपके पास है। रिपेमेंट ऑफ लोन में अभी मैंने बात किया वही चीज। तो ये आपका सारे जो कंपोनेंट्स है बच्चों ये हमने डिस्कस कर लिए इस वीडियो में। अब जो इसका सेकंड वाला पार्ट होगा उसमें हम जो एग्जैक्टली मैकेनिज्म होता है, जो कैलकुलेशंस होते हैं बच्चों बजट से रिलेटेड, वो किस बेसिस पे किए जाते हैं। लाइक उसमें दो टाइप के होते हैं, जो लाइक उसमें अगर हम देखें कि जो आपका बजट होता है उसके 3 टाइप्स हो सकते हैं। पहला होगा वो बैलेंस्ड बजट होगा, जब आपका एक्सपेंडिचर और इनकम इक्वल होता है। ठीक है, दूसरा होता है डेफिसिट बजट, कि आपका इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है। और तीसरा होता है सरप्लस बजट, कि आपके पास इनकम ज्यादा है और जो आपका एक्सपेंस है वो कम है। तो ये 3 टाइप के जो बजट है यही इसका मेन पार्ट होगा, वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे, ताकि आप ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो, इसको आप अच्छे से रिवाइज करना। और कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई चीज नहीं समझ में आए कॉन्सेप्ट, वो आप जाके कमेंट बॉक्स में आराम से लिखिए, बेफिक्र होकर लिखिए। आज न कल मैं उसको देखूंगा जरूर, और जितने ज्यादा से ज्यादा होंगे वो मैं सारी आपको प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो सॉल्व करूंगा। इसलिए कमेंट जरूर किया कीजिए बच्चों, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, काफ़ी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं सारी चीज़ों को एक साथ देखूंगा तो इसलिए मैंने पार्ट्स में दिखाया कि मतलब कोई भी बनाता हूं मैं पार्ट्स में ज़्यादातर, ताकि आपको जितना मतलब डेप्थ में जाके नॉलेज दे सकता हूं मैं उतना कोशिश करता हूं देने का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको कॉन्सेप्ट सारे समझ में आए, तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए।
नोटिफिकेशन में ऑल कर दीजिए ताकि सबको ये वीडियो आपको जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं, उसका पार्ट 2 डालूं, पार्ट 3 डालूं, वो आपके पास इंस्टेंटली पहुंच जाए मैसेज, नोटिफिकेशन। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट नई वीडियो में। थैंक यू फॉर द